हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्टली इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि किस किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है जो हमारा एक नया कंप्यूटर होता है उसमें हमें पहले डाउनलोड करना पड़ता है। देन हम और जो बाकी बचे हुए प्रोग्राम्स होते हैं तब उनको हम डाउनलोड कर सकते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारा कंप्यूटर क्या है, एक हार्डवेयर है एक। तो हमें उस हार्डवेयर को यूज़ करना है। अब उस हार्डवेयर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, रॉ तो हम हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। हम कुछ भी टाइप करेंगे या कोई टाइप ही नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा जब तक उसमें कोई एक बेसिक प्रोग्राम नहीं डला होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वही एक बेसिक प्रोग्राम होता है जो हमें एक हमारे जो हार्डवेयर होता है या कंप्यूटर होता है उसमें फर्स्टली इंस्टॉल करना पड़ता है। तो एक तरीके से क्या हुआ, वो इंटरफेस हो गया किसके बीच में, यूज़र एंड हार्डवेयर। जो यूज़र है हम लोग हैं, हार्डवेयर को यूज़ करना चाहते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो एक तरीके का हमारा इंटरफेस हो गया। इंटरफेस हो गया जिसको हम यूज़ करके उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। इस इंटरफेस पे हम और सारे प्रोग्राम्स को डाउनलोड करते हैं और उनको फिर यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट काम इसका हुआ इंटरफेस का। सेकेंडली ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स एलोकेट करता है। ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे जो सिस्टम्स होते हैं उन पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली। हालांकि एक बारी में एक ही प्रोग्राम चलता है, एक बारी में एक ही के पास सीपीयू होता है। तो किस तरीके से सीपीयू ट्रैवल करेगा, मींस प्रोग्राम इस वाले पे सीपीयू होगा, इस वाले पे होगा या इस वाले पे होगा, या फिर इनपुट आउटपुट हमारा इस वाले प्रोग्राम के पास होगा या इस वाले पे या इस वाले पे। मतलब रिसोर्स को एलोकेट करवाना प्रोसेसेस को, ये भी काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है। रिसोर्स कोई से भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारा सीपीयू, हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस, या फिर हमारा प्रिंटर। तो इनको एलोकेट करवाना पड़ता है हमें जो हमारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो वो काम कौन करता है, वो काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड काम हो गया इसका। तो मेन इसके ये दो ही काम होते हैं, एक तो इंटरफेस एज एन इंटरफेस ये काम करता है और ये रिसोर्स एलोकेट करवाता है। और भी काफ़ी सारे काम होते हैं इसके, तो फिलहाल के लिए हम यही पढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। काफ़ी सारे टाइप हमने पढ़े हैं, शुरू से अभी तक काफ़ी सारे टाइप्स आ चुके हैं। तो फर्स्टली जो हमारा बहुत पहले के टाइम में हुआ करता था उसे हम कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में या फिर जो भी आप बुक रेफ़र कर रहे हैं उसमें आपको ज़रूर मेंशन होगा कि फर्स्ट हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये काफ़ी स्लो होता था। ऑब्वियस है कि फर्स्ट था तो ये इतना डेवलप्ड नहीं था, स्लो था। तो ये एक ये जो कंप्यूटर्स होते थे जिनमें ये वाला बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, ये काफ़ी बड़े होते थे, काफ़ी स्लो होते थे। मीन्स जैसे कि ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेस आता है, कोई बंदा आता है वो प्रोसेस डालता है इसमें इसमें P1 उसने डाला। ठीक है। ये एक्सेप्ट करता था और उस पर वर्क करना शुरू करता था। ठीक है। पीछे से कोई और आया यूज़र, उसने P2 प्रोसेस डाला कि मुझे ये काम करवाना है, तो ये एक लाइन में लग जाता था। मीन्स नॉर्मल लाइन जैसे होती है, P3 P4 इस तरीके से प्रोसेस आते जाते थे और ये लाइन में लगते जाते थे। पहले ये क्या करेगा, पहले ये वाला पिक करेगा। ठीक है। और उस पर काम करना शुरू करेगा। अब उसको कितना भी टाइम लगे, चाहे ये सीपीयू यूज़ कर रहा हो, चाहे ये इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ कर रहा हो, ये इसी पे काम करता था, ये दूसरे पे स्विच नहीं करता था। नॉर्मली क्या होता है, जब हमारा सीपीयू प्रोसेस यूज़ नहीं कर रहा होता, इनपुट आउटपुट यूज़ कर रहा होता है या फिर कुछ और रिसोर्स यूज़ कर रहा होता है,
तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, जंप कर देता है दूसरे प्रोसेस पे, उसे सीपीयू दे देता है। लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। जो उसने पिक करा है प्रोसेस, जब तक वो प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता तब तक वो सीपीयू दूसरे को नहीं देता था, चाहे वो आइडल रहे, ठीक है, चाहे वो कोई वर्क ना कर रहा हो, वो दूसरे प्रोसेस को सीपीयू अलाउ नहीं करता है। तो इस तरीके से जब ये वाला प्रोसेस खत्म हो जाता था, काफ़ी टाइम लगता था इसी वजह से इसमें, तब ये दूसरे प्रोसेस पे जाता था। तो क्या करते थे यूज़र्स, इसमें इनपुट करके जाते थे अपना प्रोग्राम या प्रॉब्लम, और काफ़ी टाइम बाद ये कलेक्ट करते थे उसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये काफ़ी स्लो होता था। ऐसा नहीं था आजकल के कंप्यूटर्स के तरीके से कि हमने दिया और हमें आउटपुट तभी मिल जाता है। सेकंड हमारा है मल्टी प्रोग्रामिंग। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि मल्टी मीन्स बहुत सारे, प्रोग्रामिंग मीन्स प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स जब एक साथ रन होते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। अब इसमें क्या है, जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पे प्रोसेस 4 आए हुए हैं इस पे, इस तरीके से 4 प्रोसेस हमारे आए हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जैसे फर्स्ट इसने ये वाला पिक करा है, इसमें सीपीयू ये यूज़ कर रहा है फ़िलहाल, और इनपुट आउटपुट यूज़ नहीं कर रहा। जब ये सीपीयू को छोड़ता है और इनपुट आउटपुट को यूज़ करता है, सीपीयू आइडल हो जाता है। जब सीपीयू आइडल हो जाता है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस सीपीयू को दूसरे प्रोसेस को अलाउ कर देता है, ठीक है, एलोकेट कर देता है। तो इसमें क्या है, साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। फर्स्टली ये इनपुट आउटपुट यूज़ कर रहा है, फिर ये सीपीयू यूज़ कर रहा है क्योंकि इसने सीपीयू छोड़ दिया है। इसी तरीके से स्विचिंग होती रहती थी इनके बीच में। इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। जब एक ने सीपीयू छोड़ दिया तो दूसरे ने पकड़ लिया, दूसरे ने छोड़ दिया तो तीसरे ने पकड़ लिया, या फर्स्ट वाला खाली है तो उसी ने पकड़ लिया। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ रन होते थे, ठीक है। हालांकि हमें पता है कि कुछ भी हो जाए, एक सीपीयू एक ही प्रोग्राम को हैंडल कर सकता है एट अ टाइम, ठीक है, लेकिन फिर भी वो स्विचिंग इतनी तेज़ होती है कि हम उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं, कि बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ रन हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड हमारा आता है मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग क्या है, देखने से नाम सेम लगता है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, इन ये दोनों सेम है, सिर्फ एक फ़र्क है इनमें। वो क्या है हमारा, कि इसमें क्या होता है, इसमें सीपीयू दूसरे को तभी मिलता है जब वो पहले वाला छोड़ देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ टाइम बाउंडेशन लगा दी जाती है कि इतने टाइम पर, जैसे ये P1 P2 P3 P4, तो इतने टाइम तक ये सीपीयू को यूज़ करेगा, फिर स्विचिंग हो जाएगी, इतने टाइम तक ये सीपीयू को यूज़ करेगा, फिर स्विचिंग हो जाएगी, इतने टाइम तक ये यूज़ करेगा। तो हालांकि ये भी एक तरीके का मल्टी प्रोग्रामिंग है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना, दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें एक छोड़ता है तभी दूसरा सीपीयू लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक से सीपीयू खींच लिया जाता है ज़बरदस्ती, और वो दूसरे को एलोकेट कर दिया जाता है। मतलब टाइम का इसमें बाउंडेशन हो जाता है कि इतने टाइम तक इसको दे दिया, इतने टाइम तक इसको, इतने टाइम तक इसको, और होता ये भी एक तरीके का मल्टी प्रोग्रामिंग है। फोर्थ हमारा क्या आता है, रियल टाइम। रियल टाइम आप लोगों ने जैसे सुना ही होगा कि रियल टाइम क्या है, रियल टाइम मीन्स इसमें टाइम की बाउंडेशन होती है। मीन्स ये अगर हमने टास्क दे दिया तो ये इतने टाइम तक ख़त्म हो जाना चाहिए। मीन्स जितना भी टाइम एलोकेट किया गया है, इतने टाइम तक इसको ख़त्म होना ही होना है। अदरवाइज अगर ये टाइम को क्रॉस कर जाता है और उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो रियल टाइम उसको हम कहते हैं। तो इस तरीके से हमने ये 4 या 5 4 हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े। तो ये थोड़ा सा छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था। आगे के हम टॉपिक्स जो होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।